हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 6th क्लास की एनसीईआरटी का 9th चैप्टर है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्रियों के बारे में, यानी कि व्यापारी क्या थे, राजा क्या थे और तीर्थयात्री, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हर एक एनसीईआरटी में बच्चों का क्वेश्चन होता है, उसी क्वेश्चन के अनुरूप हमें स्टोरी बनाई जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जगनी है, जगनी अपने गांव के पास मेला है। क्या है उसके गांव के पास? उस मेले के लिए बहुत ही क्या है, उत्सुक है। मेले के लिए क्या है, बहुत उत्सुक है। और वो मेला देखने जाती है। तो वो क्या करती है, वो हैरान हो जाती है कि हम ये जो मतलब जो दुकान बेचने वाले हैं, जो चीज़ें लाते हैं, वो ट्रकों पर आते हैं और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते हैं। तो इस चीज़ से वो हैरान है कि वो इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि लोग व्यापारी, ये लोग क्या है, व्यापारी हैं। वे जो जो वे क्या करते हैं, जो चीज़ें हैं उन जगहों से खरीदते हैं जहाँ ये बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मेले में बेचते हैं। ठीक है गाइस, आज मेरे दांत में दर्द है थोड़ा, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा मेरी आवाज़ के साथ। अगर स्लो आती है तो थोड़ा ईयरफोन वगैरह यूज़ कर लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि आवाज़ तेज़ ही बोलूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जगनी के माइंड में आई कि ये व्यापारी यहाँ से वहाँ क्यों घूमते रहते हैं, कैसे क्या इनके काम होते हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं उसके माइंड में। तो हम पढ़ेंगे क्या है आगे। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है कि व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। ठीक है, व्यापार के बारे में जानकारी पढ़ेंगे और व्यापारियों के बारे में। अध्याय 8 में तुमने देखा था उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा था। हमने किसके बारे में पढ़ा था? जो उत्तर में कौन से बर्तन बनाए जा रहे थे? काले पॉलिश के बर्तन बनाए जा रहे थे। ये कैसे थे? ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ और थालियाँ इस महाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिली हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, इससे क्वेश्चन बनता है। अब आप कहोगे इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा? तो क्वेश्चन बन जाता है कि जो काले पॉलिश वाले बर्तन थे उनसे क्या चीज़ें बनाई जाती थी। तो आपको पता है उनसे कटोरियाँ और थालियाँ ज़्यादातर मिली हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि खूबसूरत बर्तन, खास तौर से कटोरियाँ और थालियाँ किस तरह के मृतबान थे, किस तरह के मिट्टी के बर्तन थे। तो वो काले पॉलिश वाले बर्तन होते थे। तो ऐसे एक क्वेश्चन बन जाता है इससे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि इस महाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहीं से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। क्या होता है कि कह रहा है कि इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले, यानी कि जहाँ उस महाद्वीप में तो मिले हैं लेकिन अनेक, यानी कि अदर जगह भी ये मिले हैं। तो कैसे मिले हैं, वहाँ कैसे पहुँचे हैं? तो वहाँ कैसे पहुँचे होंगे कि वहाँ एक जगह बर्तन बनते हैं। ठीक है, वहाँ से व्यापारी लेकर इधर उधर गए बेचने के लिए, तो वो दूसरी जगह भी चीज़ें पहुँच गई। ऐसे वो अनेक जगह काले बर्तन, आपके काले पॉलिशदार बर्तन पहुँच गए। आगे कह रहा है कि दक्षिण भारत सोने, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाया जाता है। ध्यान से सुनना, दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दक्षिण भारत आपका सोने, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा भारत? दक्षिण भारत। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में बहुत मांग थी और इसे काले सोने के नाम से जाना जाता है। क्यों? रोमन साम्राज्य में क्या होता है कि काली मिर्च को मीट वगैरह के ऊपर डाल दो तो वो मीट वगैरह खराब नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए काली मिर्च रोमन साम्राज्य में ज़्यादा मांग थी, इसलिए उसे काला सोने के नाम से बुलाने लगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। व्यापारी क्या करते थे? समुद्र के रास्ते से और सड़कों से क्या करते थे? इन चीज़ों को रास्ते से रोम पहुँचाते। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। दक्षिण भारत में अनेक ऐसे रोमन सिक्के मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चलता होगा। जो दक्षिण भारत का व्यापार था किसके साथ अच्छा चलता होगा? रोम के साथ। क्यों? वहाँ पर रोम के सिक्के मिले हुए हैं। तो यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रोम साम्राज्य का व्यापार दक्षिण भारत में अच्छा चलता होगा। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि दक्षिण भारत का व्यापार रोम साम्राज्य से अच्छा चलता है तो क्वेश्चन राइट होगा आपका। आगे बढ़ेंगे। देखो, हर चैप्टर से, हर पॉइंट से मैं क्वेश्चन बताने की कोशिश करती हूँ। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वहाँ से क्वेश्चन बताती हूँ कैसे बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाना ही हमें सीखना है, क्वेश्चन टैकल करना हमें सीखना है। वैसे तो आप एनसीईआरटी रीड कर लोगे, पर क्वेश्चन कैसे आएगा ये चीज़ हमें
टीचर्स के थ्रू पता चलती है, तो वो मैं पूरा अपना काम करूँगी। ठीक है, मुझे ऐसे नहीं पढ़ाया आता है कि एक चैप्टर खुद से रीड कर लिया, फिर मेन पॉइंट बता दिए, ये दिस दैट और हो गया। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं हर लाइन को पढ़ती हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे कि बच्चा भटके ना। देखो, एक शॉर्टकट होता है, एक लॉन्ग कट होता है। लोग कहते हैं शॉर्टकट को अपनाओ और एग्ज़ाम क्लियर कर लो। नहीं, हमें लॉन्ग कट का मतलब ये नहीं होता कि लंबी चीज़ें पढ़ रहे हैं या ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। नहीं, अगर हमारा जो शॉर्टकट क्या होता है, हमारे जो सिलेबस है, जो हमें गिवन है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उस पर हमें बहुत मेहनत करनी है, उसमें हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना। जैसे एनसीईआरटी में सीटेट में एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, तो हमें एनसीईआरटी पढ़ने में जी जान लगा देनी है। उसका हर एक शब्द, हर एक पॉइंट हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब लॉन्ग कट यानी आपने क्या किया, एनसीईआरटी पढ़ ली, ये बुक लाए, वो बुक लाए, सारे पुथन्ना पढ़ लिए, पर क्लियर कोई भी नहीं, ये गलत वे है। बट अगर एनसीईआरटी है, लिमिटेड सोर्स रखो, लेकिन मेहनत आपको पूरी करनी होगी। तो वही चीज़ हम इसमें कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एक व्यापारी से जुड़ी कविता है, एक कविता है जो व्यापारियों से जुड़ी हुई है, उसे पढ़ेंगे। व्यापार के प्रमाण हमें कहाँ मिलते हैं, संगम कविताओं में भी मिले। ध्यान से सुनना, व्यापार के जो प्रमाण हैं वो कहाँ से भी मिलते हैं, हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं, जो हमने आपको पिछले लेसन में बताया था संगम कविताएं क्या होती हैं। ठीक है, नीचे लिखी कविता पूर्वी समुद्री तट पर स्थिर फुहार पत्तन, यानी पत्तन है कि बंदरगाह से मिला है। ठीक है, समुद्री जहाज पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े। ठीक है, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोने। कहाँ से, हिमालय से मिले रत्न और सोने। एक मिनट गाइस। ठीक है, और क्या है, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ। कहाँ से, दक्षिण की पहाड़ियों से क्या मिल रही हैं, चंदन की लकड़ियाँ मिल रही हैं। दक्षिण पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे और गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खदान, म्यांमार के बने मिट्टी के दुर्लभ कीमती आयात बर्तन। तो देखो, क्वेश्चन अगर बनता है कि चंदन की लकड़ियाँ कहाँ से आती थी, दक्षिण की पहाड़ियों से, तो सही हो जाएगा। दक्षिण सागर से मोती और पूर्वी सागर से क्या आते थे, मूंगे। ध्यान रखना है, दक्षिण सागर से मोती आते थे और पूर्वी सागर से मूंगे आते थे। और गंगा और कावेरी की क्या थी, फसलें थी। और श्रीलंका से आए खाद्यान्न पदार्थ। और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन कैसे होते थे, दुर्लभ कीमती होते थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, व्यापारी ने कई समुद्री मार्ग खोजे। व्यापारियों ने क्या करा, व्यापारियों ने कई समुद्री मार्ग खोजे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। ठीक है, नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तटों से कहाँ से, वे अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। किससे, दक्षिण पश्चिम के मानसून के साथ। क्यों, कहाँ जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से, किस तट पर जा रहे हैं, पश्चिमी। अगर वो पूरब से पश्चिम जा रहे हैं तो मानसून भी तो देखेंगे पश्चिम वाला। जब पश्चिम वाला मानसून चलता है तो क्या होता है कि जो जहाज हैं, जो समुद्री जहाज हैं, वो क्या करते हैं, वो अच्छे से चलते हैं उस दिशा में और जल्दी स्पीड पकड़ लेते हैं। तो इसलिए वो जब भी अफ्रीका या अरब के पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तट पर पहुंचना चाहते थे, तो कौन से मानसून का इंतजार करते थे, तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। तो ये भी आपकी लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। अब पढ़ेंगे समुद्र तटों से लगे राज्य, यानी कि समुद्र के किनारे जो राज्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इस महाद्वीप के क्या है, दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों में सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई है। संगम कविताओं में मूवेंदर की चर्चा मिलती है। संगम कविताओं में किसकी मिल रही है, मूवेंदार की चर्चा मिल रही है, मूवेंदार। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। और मूवेंदार कौन सा शब्द है, मूवेंदार एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। क्या होता है इसका अर्थ, जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवार के लिए किया गया। किसके लिए, तीन शासक परिवार के लिए किया गया।
है वो 3 शासक परिवार कौन हो जाते हैं, वो आपके होंगे चोल, चेर और पांड्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम कविताओं में किसकी चर्चा मिलती है, मूवेंदार की। क्वेश्चन बनेगा कि मूवेंदार की चर्चा किस में मिलती है, तो वो मिलती है आपको संगम कविताओं में। मूवेंदार शब्द कहाँ कैसा है, किस भाषा का है, तो तमिल भाषा का है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ 3 मुखिया होता है। और ये किन शासक परिवारों से संबंधित है, तो वो आपको 3 शासक परिवारों से संबंधित है। कौन कौन से, आपके चोल, चेर और पांड्य हो जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपका। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे, जो चोर, चेल, पांड्य थे, तो वो दक्षिण भारत, यहाँ दक्षिण था, तो यहाँ ये तीनों बहुत ही क्या माने जाते थे, बहुत ही शक्तिशाली माने जाते। कितने साल पहले, 2300 साल पहले। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीन मुखियाओं के अपने 2 सत्ता केंद्र होते थे। कितने केंद्र होते थे, 2 सत्ता केंद्र होते थे। मान लो जैसे एक चोल है, चोल के 2 सत्ता केंद्र होंगे, पांडव के 2 होंगे और चेर के 2 होंगे, तो कितने हो गए, टोटल 6 सत्ता केंद्र हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। इनमें से एक तटीय हिस्से पर और दूसरे अंदरूनी हिस्से पर होती थी, यानी कि जो सत्ता केंद्र होते थे, तो वो एक तटीय हिस्से पर होता था और एक कहाँ होता था, एक सत्ता केंद्र में। क्योंकि ये राज्य कहाँ स्थित थे, ये राज्य सागर के तट पे स्थित थे। तो एक तो हो गया तट के केंद्र पर, यहाँ एक राजधानी हो गई, और एक अंदर हो जाती थी। तो इनकी कितनी थी, 2-2 सत्ता केंद्र थे, यानी कि 2-2 राजधानियाँ होती थी। एक होती थी कहाँ पे, ध्यान रखना, एक होती थी तटीय क्षेत्र पर और एक होती थी अंदरूनी हिस्से पर। तो इस तरह कितनी हो जाती है, 6 केंद्रों में से जो 6 राज्य हो गए, यानी कि 2-2 हैं तीनों की, तो 6 हो गए। अब उन 6 में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थी। कौन कौन सी, चोलों का पत्तन फुहार और कावेरी, यानी जो चोल का पत्तन फुहार है उसे ही कावेरी पट्टनम कहते हैं। तो चोलों का क्या हो जाता है, पत्तन फुहार, कावेरी पट्टनम, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, चोलों का पत्तन फुहार हो जाता है या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै हो जाती है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। ये मुखिया लोग से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये जो मुखिया हैं, लोगों से नियमित कर के बजाय, यानी कि नियमित करके बजाय क्या करते थे, उपहार की मांग करते थे। ठीक है, कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल कर लाते थे। इनके जो सैनिक थे वो क्या करते थे, एक अभियान में निकलते थे और आसपास से क्या करते, शुल्क वसूलते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदार, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। ठीक है, जो भी शुल्क मिलता था वो क्या करते थे, कुछ तो अपने पास रखते थे, कुछ समर्थकों को, नाते रिश्तेदार, सिपाही, कवि, इन लोगों में बांट देते थे। अनेक संगम कविताओं ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। ठीक है, क्या है, जो अनेक संगम कवि हैं उन्होंने मुखियाओं के प्रति प्रशंसा की है और कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहर और सोने, घोड़े, रथ के कपड़े दिया करते थे। आगे बढ़ेंगे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद, जो 2300 साल पहले ये तीनों राज्य शक्तिशाली बने, फिर उसके 2300 साल के 200 वर्षों के बाद, यानी कि 2500 साल हो गया। ठीक है, तो 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में, कहाँ पे, पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव हो गया। मान लीजिए ये आपका भारत है। ठीक है, मैंने आधा बनाया है, आधा दक्षिणी हिस्सा बनाया है, ये उत्तरी नहीं बनाया। ठीक है, तो यहाँ दक्षिण में कौन से थे, आपके चोल, चेर, पांड्य थे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, पश्चिम में, तो ये आपका पश्चिम हो जाता है। तो पश्चिम पे कौन से थे, पश्चिम में सातवाहन आए। कौन आए, पश्चिम में सातवाहन आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, थोड़ी थोड़ी मैपिंग भी जरूरी है। ठीक है, तो सातवाहन राजवंश का प्रभाव हुआ। सातवाहनों का राजा प्रमुख, जो सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कौन था राजा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसके बारे में कहाँ से पता चलता है, तो इसकी माता थी गौतमी बालश्री द्वारा दिए गए एक अभिलेख से, यानी कि जो गौतम पुत्र सातकर्णी था उसकी माता थी गौतमी बालश्री। कौन थी उसकी माता, गौतमी बालश्री। इन्होंने एक अभिलेख दान में दिया था, उसी अभिलेख से गौतमी पुत्र
सातकर्णी का नाम पता चलता है। जो सातवाहन वंश था वो मात्र एक होता है पितृवंश, एक होता है मात्र सत्तात्मक वंश। तो ये मात्र सत्तात्मक वंश था। कैसे पता चलता है? क्योंकि देखो इसके नाम के आगे माँ का नाम लिखा है और माँ का ज़्यादा प्रभाव है, तो ये मात्र सत्तात्मक वंश था। ठीक है, इस चीज़ से ये क्लियर हो जाता है सातवाहन वंश कैसा था, मात्र सत्तात्मक वंश था। और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो इसकी माता के द्वारा यानी कि गौतमी बाल श्री के द्वारा दिए गए दान के अभिलेख से इसके बारे में पता चलता है। फिर आगे बढ़ेंगे। वह और अन्य सभा सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। यानी कि जो सातवाहन शासक थे वो क्या कहलाते थे? वो दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। ध्यान से सुनना, सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, दक्षिणापथ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। जो सातकर्णी था उन्होंने अपनी सेनाएं कहाँ कहाँ भेजी? पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी, यानी कि उत्तर दिशा में अपनी सेना नहीं भेजी थी। क्या क्वेश्चन बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो उनकी माता गौतमी बालश्री के द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे? तो सातवाहन थे। अगर सातवाहन लिख के नहीं आता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम लिख के आ जाता है तो वो भी आप टिक कर दोगे, ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अब है ये रेशम मार्ग की कहानी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये 9th चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर, कहाँ से रेशम आता है? रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है रेशम बनाने की। आगे बढ़ेंगे। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। जो रेशम बनाने की तकनीकी है उसका आविष्कार सबसे पहले कहाँ होता है? चीन में। कितने वर्ष पहले होता है? तो वो 7000 वर्ष पहले होता है। इन तकनीकों को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़े, ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते ये लोग यात्रा करते थे वहाँ रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। जहाँ से ये लोग जो घोड़े, हाथी, ऊँट वगैरह लेकर आते थे, तो जिस मार्ग से वो आते थे उस मार्ग को क्या कहा जाता था? रेशम मार्ग कहा जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि रेशम मार्ग पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसका था? तो वो आप बताएंगे किसका था। तो वहाँ किसका था? कुषाणों का था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। क्वेश्चन बन जाएगा चीन के शासक कहाँ के शासकों के लिए उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे? तो वो हो जाएंगे आपके ईरान और पश्चिमी एशिया के शासक। ठीक है, यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनने का फैशन बन गया। कितने? 2000 साल पहले। और प्रसिद्ध कितने साल पहले हुआ था? यानी कि उन्होंने खोजा कितने साल पहले था? 7000 साल पहले। यानी कि 5000 साल पहले तक कुछ चीज़ों का पता ही नहीं चला। ठीक है, तो 2000 साल पहले क्या हुआ कि वो लोग रेशम के कपड़े पहनने लगे। कौन? रोम के शासक और धनी व्यापारी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी, रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग, व्यापारी क्या करते थे? इनसे यात्रा शुल्क भी लिया करते थे। जो रेशम की चीज़ें लाते थे उनसे क्या करते थे? यात्रा शुल्क भी लिया करते थे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया। हमने मानचित्र 6 में आपको बताया था सिल्क रूट के बारे में और मैंने समझाया भी था किन किन लोगों का यहाँ पे कंट्रोल था। ठीक है, कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों में से उन्हें कर, शुल्क, तोहफे का लाभ मिलता था। इसलिए इसकी भी होड़ लगी रहती थी कौन सिल्क रूट पे अपना कब्जा कर सकता था। क्यों? क्योंकि वहाँ से कर मिलता था, तोहफे मिलते थे और शुल्क भी मिलता था। ठीक है, इसके बदले से ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य में गुजरते वक्त लुटेरे आक्रमणों से रक्षा करते थे। यानी कि जो जिन्हें वो शुल्क देंगे उन्हें क्या करेंगे? उनकी वो राजा रक्षा करते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में
सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। हमने आपको बताया सबसे प्रसिद्ध कौन था, कुषाण था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, कैसे आ जाएगा कि सिल्क रूट पे सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखने में कौन प्रसिद्ध था, तो वो आपके कुषाण हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत इनका शासन था। यानी कि 2000 साल पहले कुषाणों का कहाँ शासन था, मध्य एशिया और पश्चिम उत्तर भारत में इनका शासन होता था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कुषाणों के शक्तिशाली केंद्र कौन से थे, तो वो थे आपके मथुरा और पेशावर हो जाते हैं। यानी कि राजधानियाँ कौन थी, पेशावर और मथुरा। कुषाणों की शक्तिशाली दो राजधानियाँ थी, कौन सी, पेशावर और मथुरा। यह शक्तिशाली केंद्र तो भी क्या हो जाएगा, पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा है। तक्षशिला किसका राज्य का हिस्सा है, इनके ही राज्य का हिस्सा हो जाता है। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। इनके ही राज्य से सिल्क रूट की एक शाखा, सिल्क रूट की जो शाखा है इनके ही राज्य से कहाँ जाती है, मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तन यानी कि बंदरगाह तक जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर और रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कौन थे, कुषाण थे। तो इस महाद्वीप में यानी कि मध्य एशिया जहाँ इनका शासन था, मध्य एशिया और पश्चिमी उत्तर में किसने सबसे पहले सिक्के चलाए, तो उन्होंने कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ, क्या चीज़ें थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कुषाण सबसे प्रसिद्ध क्या थे, कनिष्क। कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध कौन था, कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कौन था, कनिष्क सबसे प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। कितने साल पहले शासन किया था, 1900 साल पहले शासन किया था। किसने, कनिष्क का राजा कौन, कुषाणों का राजा कौन था सबसे फेमस, वो था कनिष्क। उसने 1900 साल पहले शासन किया था। तो इम्पोर्टेंट क्या होगा वो देखेंगे आगे। क्या है, उसने बौद्ध परिषद का गठन किया था। बौद्ध परिषद का गठन किया था उसने बौद्ध परिषद का गठन किया था, और जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते थे। तो बौद्ध परिषद क्या थी, बौद्ध परिषद जिसमें क्या होते थे कि बहुत सारे विद्वान इकट्ठे होकर यानी कि एकत्र होकर महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो जो बुद्ध की जीवनी कौन सी थी, बुद्ध चरित्र थी। इसके रचनाकार कौन थे, अश्वघोष थे। और अश्वघोष कहाँ रहते थे, तो वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब इतने आगे बढ़ेंगे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अब इतने से पैराग्राफ से आपके 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बनेंगे वो हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो आपका कनिष्क हो जाता है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि बौद्ध परिषद क्या थी, तो बौद्ध परिषद थी क्या, महत्वपूर्ण विषयों पर इसमें क्या होता था, विचार विमर्श किया जाता था। तो बौद्ध परिषद का गठन किसने किया था, तो वो आपका किसने किया था, राजा कनिष्क ने किया था। फिर बनेगा बुद्ध की जीवनी क्या थी, तो वो आपकी बुद्ध चरित्र हो जाती है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे, अगला क्वेश्चन हो सकता है, अश्वघोष थे। ठीक है, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, तो वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था। इसी समय किसका विकास हुआ, नई धारा महायान का विकास हुआ। महायान की क्या विशेषता थी वो जानेंगे। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थी। कितनी, 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहली क्या थी, पहली थी मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों से। पहले में क्या था कि मूर्तियों, जो बुद्ध की उपस्थिति थी, जो बुद्ध की मूर्तियों की जो उपस्थिति थी उन्हें संकेत यानी कि सिंबल में दर्शाया जाता था। मिसाल के तौर पर जैसे कोई पीपल का पेड़ क्या किस चीज़ का प्रतीक है, तो पीपल का पेड़ प्रतीक हो जाता है ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक हो जाता है, या निर्माण प्राप्ति का प्रतीक क्या हो जाता है, आपका पीपल का पेड़ हो जाता है। ठीक है, मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बुद्ध की अब क्या होने लगी हैं, प्रतिमाएं यानी कि फोटो बनाई जाने लगी है। इनमें अधिकांश
मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई हैं। जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, मूर्ति हैं, वो अधिकांश कहाँ से, मथुरा और तक्षशिला में बनाई गई हैं। दूसरा क्या था, दूसरी विशेषता क्या थी, दूसरी विशेषता थी परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। जो महायान बनाया गया था उसमें पहला परिवर्तन क्या था कि जो बुद्ध के संकेत थे, वो बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी, जो चीज़ें थी, उन्हें सिंबल के तौर पर दिखाया जा रहा था। और फिर क्या हुआ, उनमें फिर मूर्तियाँ बनाई जाने लगी और ये मूर्तियाँ कहाँ, मथुरा और तक्षशिला से पाई जाने लगी। दूसरा क्या था, बोधिसत्व में आस्था, बोधिसत्व में आस्था लेकर एक परिवर्तन आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं, बोधिसत्व किन्हें कहते हैं, तो बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। कौन थे बोधिसत्व, बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कर लेते हैं, एकांत, यानी कि किसी जंगल या कहीं एकांत गुफा वगैरह में क्या करते थे, ध्यान साधना करते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। तो ये एक परिवर्तन आया कि बोधिसत्व पहले क्या करते थे, पहले करते थे कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और एकांत में रहकर ध्यान साधना करने लगे। पर अब क्या उन्होंने सही समझा, उन्होंने समझा लोगों को शिक्षा देना और मदद करना, सांस्कारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। कौन, बोधिसत्व। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन के बाद कोरिया तथा जापान तक फैल गई। क्वेश्चन बन सकता है कि बोधिसत्व मतलब विदेशों तक फैला, तो क्वेश्चन आंसर होगा हाँ। अगर देशों के नाम दे देगा, जैसे मध्य एशिया दे दिया, चीन दे दिया, कोरिया दे दिया, जापान दे दिया, तो ये चारों नाम क्या होंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म का, एक मिनट, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। तो बौद्ध भिक्षुओं का प्रचार कहाँ हुआ, पश्चिम दक्षिणी भारत में हुआ। देखो, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। यहाँ पे बौद्धों के लिए जो गुफाएं बनाई गई, वो कैसे बनाई गई, पहाड़ों को खोदकर गुफाएं बनाई गई, जिन्हें क्या कहते हैं, मोनोलिथिक कहते हैं। ये आगे आप पढ़ोगे कि किस टाइप की गुफाएं हैं, क्या है, हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ये कुछ नहीं है, ये देखो, ये पीपल का पेड़ बना है, ये सिंबल होता है। ये पीपल का पेड़ किसका सिंबल है, ज्ञान प्राप्ति यानी कि निर्माण प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन आता है तो आप उसको टैकल कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट, अगर आपका कमेंट आता है ना, तो चीज़ों को देने में और क्लासेस प्रोवाइड कराने में मन लगता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। इन चित्रों, जो मथुरा और तक्षशिला की प्रतिमाएं हैं, ये इनके चित्र हैं। इनमें क्या है डिफरेंस, देखो क्या क्या डिफरेंस है, तो वो आप देखकर बता दोगे। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है, इन कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी। जो पहाड़ों को खोदकर गुफाएं बनाई जा रही थी, तो कुछ गुफाएं कैसे बनाई गई, राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, कुछ व्यापारियों और कृषकों ने बनवाई। इनमें ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। ध्यान से सुनना, जो ये दक्षिण पश्चिमी भारत में जो गुफाएं बनाई जा रही थी, वो राजाओं के कहने पर, रानियों के कहने पर और व्यापारियों और कृषकों यानी कि व्यापारी और किसानों के कहने पर भी बनाई गई हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर स्टेटमेंट में आ जाता है कि जो पहाड़ों को खोदकर गुफाएं बनाई गई थी वो व्यापारी और किसानों के द्वारा भी बनाई गई हैं, तो ये कोई स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा, रॉन्ग करके मत आ जाना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और ये ज़्यादातर गुफाएं किस घाट में बनी हैं, ये पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई हैं। ठीक है, दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से गुजरती थी। जो ये दर्रों पे गुफाएं बनाई गई हैं, वो क्या थी, वहाँ से क्या चीज़ें गुजरती थी, तो दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों के जोड़ने वाली सड़कें यहीं से गुजरती हैं। फिर ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते होंगे, यानी कि जो गुफाएं बन रही थी तो इनमें व्यापारी भी रुक जाते होंगे। ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट में कुछ भी डाल सकता है, तो हर चीज़ को क्लियर करते हुए जानो। देखो, राजा रानी के बारे में सबको क्लियर रहता है, पर व्यापारी और किसानों के लिए लोग एक बार सोचते हैं और वहाँ चीज़ें गलत कराते थे। तो गुफाएं व्यापारी और किसान भी खुदवाते थे और बनवाते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूरब की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। और ये नाम ध्यान से सुनना। सबसे पहले दक्षिण पूरब याद रखना। बौद्ध धर्म दक्षिण पूरब की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों तक फैला है। अब दक्षिण पूरब को क्या ध्यान रखना है, अगर उसने लिख दिया दक्षिण पश्चिम, आपके माइंड में हाँ दक्षिण था, साथ में पश्चिम ही होगा। आप
क्वेश्चन राइट कर दोगे, पर वहाँ क्वेश्चन गलत है क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, पूरब लिखा है। ठीक है, ऐसे ही इन नामों को याद रखना है, क्योंकि कोई भी नाम इधर उधर कर दिया और आपने क्वेश्चन राइट कर दिया, वहाँ भी गलत हो जाएगा। तो दक्षिण पूरब की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, शायद दक्षिण पूर्व एशियाई के अन्य भागों तक क्या फैला था, आपका बौद्ध धर्म फैला था। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, आगे कह रहा है थेरवाद नाम बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप। देखो एक मिनट, जो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था। तो कौन से क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था, ध्यान से सुनेंगे। क्या था, थेरवाद। तो जो हमने अभी आगे पढ़ा है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया में श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया करके जो भी क्षेत्र थे, वहाँ पे कौन सा बौद्ध धर्म प्रचलित था, तो वहाँ पे थेरवाद बौद्ध धर्म प्रचलित था। मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ, नहीं आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। हमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, हमें एग्जाम टैकल करना है और बहुत अच्छे से टैकल करना है। तो बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया था दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भाग में फैला था। तो क्या फैला था यहाँ पे, कौन सा, थेरवाद बौद्ध धर्म, कौन सा, थेरवाद बौद्ध धर्म यहाँ फैला था। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं कमेंट के लिए बार बार कहती हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो और मेरा क्या होता है, मोटिवेशन डाउन होता है, क्लासेस लेने का फिर मन नहीं करता है। नहीं तो अभी तक तो आपकी क्या पता 7th क्लास की NCERT आधी हो जाती, ठीक है, पर आप लोगों का वही नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स, फीडबैक। जब तक फीडबैक नहीं आएगा तो चीज़ें करने का मन नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, तीर्थयात्रियों की जिज्ञासाएं, जो तीर्थयात्री थी उनकी क्या इच्छाएं थी। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा करने निकल पड़ते थे। जो व्यापारी काफिला था, यात्री थे, जहाज़ों से दूर दूर जाते थे और तीर्थयात्री भी उनके साथ क्या करते थे, निकल पड़ते थे। अब तीर्थयात्री क्या है, किसे कहते हैं, वो देखेंगे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। देखो तीर्थयात्री यानी कि हम धार्मिक स्थल पर जाना, पर जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या है, प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। आजकल का तो फैशन बन गया है कि तीर्थ में जाओ, फोटो खिंचाओ, ये करो वो करो, बस सिर्फ फोटो दिमाग में रहता है और कुछ नहीं। पर एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वहाँ पर प्रार्थना के लिए पवित्र स्थान, प्रार्थना के लिए पवित्र स्थान क्या है, तीर्थ यात्रा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक मिनट। इसी तरह ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन। कौन आया था, फाशियन। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री कौन था, फाशियन। काफ़ी प्रसिद्ध था, क्या था, काफ़ी प्रसिद्ध था। वह करीब 1600 साल पहले आया था। फिर स्वयं इत्सिंग आया, 1400 साल पहले भारत आया। उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। स्वयं त्रिशांग और इत्सिंग, ध्यान से सुनना। पहले कौन आया आपका, पहले नंबर पे आया फाशियन, दूसरे नंबर पे स्वयं त्रिशांग आया और तीसरे नंबर पे आया आपका इत्सिंग। तो मैंने इसमें नंबरिंग क्यों की है, क्योंकि इसमें सीरीज वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सीरीज में लगाइए, आरोही क्रम में लगाइए। आरोही मतलब बढ़ता क्रम, तो बढ़ता क्रम लगाओगे तो सबसे बाद में जो है उसे लगाओगे, तो ये होता है आरोही क्रम और ये होता है अवरोही, यानी कि घटते हुए क्रम में। मैचिंग के लिए भी आ जाएगा और सीरीज भी लगाने को क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन आया आपका, फाशियान आया है, और फिर आया 1600 साल पहले फाशियान आया था, 1400 साल पहले स्वयं त्रिशांग आया और उसके 50 साल बाद इत्सिंग आया था। ठीक है, अब इन्होंने आके क्या किया, उन चीज़ों को देखेंगे। क्या किया इन्होंने, वे सब बुद्ध के जीवन की जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। क्वेश्चन बनेगा कि स्वयं इत्सिंग या फाशियान या इत्सिंग किस लिए भारत आए थे, तो वो बौद्ध से जुड़े जीवन की जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा, जिन्हें भी क्या कर गए, अपने साथ ले गए। इन्होंने क्या किया, अपनी यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा, जो उन्होंने देखा उसके बारे में लिखा, और जो लिखा वो क्या किया, उन्होंने अपने साथ
ले गए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान से सुनना। इस कहानी से भी क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है वो देखेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फाशियान चीन वापस कैसे लौटा। जो फाशियान था वो भारत आया, फिर चीन वापस कैसे लौटा। तो फाशियान अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू करता है। तो क्वेश्चन बन जाएगा, बन सकता है कि फाशियान ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की चीन लौटने के लिए, तो बंगाल से शुरू की, ठीक है। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे। कितने दिन? 2 दिन चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, परंतु जो अपने साथ वो क्या लाया था, अपने साथ वो क्या लाया था, पांडुलिपियां और बुद्ध की मूर्तियों को उन्होंने नहीं फेंका। यानी कि क्वेश्चन बनेगा फासियान अपने साथ क्या ले गया। तो फासियान अपने साथ क्या ले गया था, पांडुलिपियां और बुद्ध की मूर्तियां ले गया था, ठीक है। आगे जाएंगे, जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। कैसे किया है समुद्र का वर्णन? तो समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना हम यह पता लगाना असंभव है कि पूरब किधर है और पश्चिम किधर है, ठीक है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ों को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये लाइन भी देकर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि ये लाइन किसने लिखी। तो ये लाइन स्वयं सिंह ने लिखी, ठीक है। स्वयं सिंह ने नहीं लिखी, 1 मिनट, किसने लिखी? फासियान ने लिखी, ठीक है। मैं जब से शायद स्वयं सिंह बोले जा रही हूँ, सॉरी गाइस। तो हम फासियान के बारे में पढ़ रहे हैं। फासियान क्या ले गया अपने साथ? पांडुलिपि और बुद्ध की मूर्ति ले गया। और उसने समुद्र की जो वर्णन किया वो कैसे किया? उसने कहा कि सूर्य तारों की गति के बिना हम पता ही नहीं लगा सकते कि पूरब की तरह है पश्चिम की तरह है। अगर बरसात और अंधेरा है तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। यानी कि जिस तरह हवा चल रही है उसी तरफ हम जहाज को ले जा सकते हैं। जावा पहुँचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लग गए। यानी कि जो जावा था वहाँ पहुँचने में 90 दिन से भी ज़्यादा लग गए। वह वहाँ 5 महीने रुका। क्वेश्चन बन जाएगा, फासियान 5 महीने जावा रुका, तो स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज से चढ़कर वह कहाँ पहुँचा? चीन पहुँचा, ठीक है। अब अभी हमने फासियान के बारे में पढ़ा, अब हम स्वयं त्सांग के बारे में पढ़ेंगे। तो फासियान किस रास्ते से गया? फासियान जहाजी यानी कि समुद्री रास्ते से गया, पर जो स्वयं त्सांग था वो भूमार्ग से गया। क्वेश्चन बनता है कि भूमार्ग से कौन सा यात्री वापस चीन वापस लौटा, तो वो हो जाएगा स्वयं त्सांग। तो स्वयं त्सांग भूमार्ग से यानी कि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्ति तथा 600 से ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। तो देखो, उसने सोना, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की प्रतिमाएं यानी कि मूर्ति 600 से ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की और इन्हें वह अपने लगभग 20 घोड़ों में लाद कर ले गया। कितने घोड़ों? 20 घोड़ों में लाद कर ले गया। पर इसमें से 50 पांडुलिपि उस समय खो गई जब वो कौन सी नदी पार कर रहा था? सिंधु नदी पार कर रहा था। तो क्या हुआ? नाव पलट गई। और फिर अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद में लगा दिया। यानी कि जो अपना जीवन का हिस्सा था उसने पूरा जीवन उन पांडुलिपियों को जो संस्कृत में लिखी गई थी उन्हें चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा इससे, तो वो सुनो। पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि भूमि मार्ग से कौन सा चीनी यात्री वापस लौटा, तो वो हो जाएगा स्वयं त्सांग। फिर क्वेश्चन बनता है कि चंदन की बनी बुद्ध प्रतिमा कौन सा यात्री या कुछ भी ले गया, चीनी यात्री अपने साथ ले गया, वो हो जाएगा स्वयं त्सांग, ठीक है। किस नदी को पार करते हुए उसकी 50 पांडुलिपियां गिर गई थी, तो वो हो जाएगी सिंधु नदी। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। अब क्वेश्चन बनेगा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि स्वयं त्सांग अपने साथ कितनी पांडुलिपियां ले गया था, तो वो 600 से भी ज़्यादा अपने साथ पांडुलिपियां ले गया था, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। नालंदा शिक्षा का विशिष्ट केंद्र था। तो उस समय क्या था? नालंदा शिक्षा का विशिष्ट केंद्र था। तो क्या चीज़ें थी नालंदा में, वो बढ़ेंगे। तो जो स्वयं त्सांग तीर्थयात्री है, कौन है? स्वयं त्सांग, उसने वर्णन किया है नालंदा का। तो स्वयं त्सांग ने नालंदा का वर्णन किया है। अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि से सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का यहाँ पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम क्या है?
काफ़ी सख्त हैं, जिनको सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ लिख के पढ़ाई नहीं होती थी, वाद विवाद यानी कि लर्निंग यानी कि याद करके चीज़ें आती थी। तो पूरे दिन क्या चलता था, वाद विवाद चलते थे, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने आते थे। यहाँ नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे, यानी कि जब आप बौद्ध जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें एंट्री लेने के लिए पहले ही द्वारपाल ही उनसे कठिन प्रश्न पूछते थे। यानी कि द्वारपाल भी कैसे होते थे, प्रशिक्षित होते थे, पढ़े लिखे होते थे। ठीक है, अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल के सही उत्तर दे पाते थे। यानी कि 10 में से 7 या 8 सही उत्तर नहीं दे पाते, 10 में से 7 या 8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे, तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो चीज़ें क्लियर हैं और क्लियर हो रही हैं, मुझे पता है, मैं बहुत अच्छे से क्लास ले रही हूँ। एक आध पॉइंट अगर इधर उधर हो जाता है तो उसके लिए मैं इम्प्रूवमेंट करती रहूँगी, बट चीज़ें अच्छी दे रही हूँ, बहुत एफर्ट लगा रही हूँ जिससे कि हर एक चीज़ क्लियर हो। पर आपको बस एक काम करना है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर करना है और लाइक करना है और कमेंट करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ने हैं भक्ति की शुरुआत। भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई, भक्ति की शुरुआत कैसे हुई, क्या थी भक्ति, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का भी प्रचलन शुरू हो गया। बाद में हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। ठीक है, जो हिंदू धर्म की क्या हो गई, प्रमुख पहचान। तो कौन से देवी देवता, शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता भी इसमें शामिल हो गए। फिर आगे क्या है, इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। ठीक है, भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए भक्ति का मार्ग खुला हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता से मिलती है। क्वेश्चन बन जाएगा कि हिंदू भक्ति मार्ग की चर्चा किस ग्रंथ से मिलती है, तो वो हो जाता है भगवत गीता। भगवत गीता किसका हिस्सा है, तो भगवत गीता महाभारत का हिस्सा हो जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि भगवत गीता किसका हिस्सा है, तो वो महाभारत का हिस्सा हो जाता है। भगवत गीता से हमें क्या मिले, भक्ति मार्ग की चर्चा मिली है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भक्ति मार्ग की जो अर्जुन और कृष्ण का विवाद होता है ना, तो वो भगवत गीता में ही दिया गया है। ठीक है, गीता में दिया गया है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में क्या होने लगा था, फैलने लगा था। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वे उसी रूप में दर्शन देंगे जिस में भक्त उसे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आज भी अगर हम अच्छे सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर कभी मन आपका घबराए या मन नहीं लग रहा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, टेंशन हो रही है, तो प्लीज़ आप मंदिर जाइए, 2 मिनट बैठिए। मंदिर नहीं जा सकते, अपने घर में ही भगवान जी के पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनकी अपने मन की बातें कहिए, बहुत ही शांति मिलती है। मैं तो ऐसा ही करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत शांति मिलती है अपने भगवान के पास बैठने में। उनसे 2 मिनट बात करती हूँ तो मुझे थोड़ा सुकून मिलता है, ऐसे फील होता है कि भगवान हमारे साथ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आज भी रिलेवेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिसमें भक्त उसे देखना चाहते, इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़, अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिली, कलाकार देवी देवताओं की एक से एक बढ़कर क्या करने लगे, मूर्तियाँ तैयार करने लगे। तो ये एक मूर्ति है, देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, इस मूर्ति में क्या है, तो बरहाई के रूप में विष्णु, एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति, यानी कि जो बरहाई मंदिर है वो किसका मंदिर है, विष्णु का मंदिर है। ठीक है, कहाँ, एरण में। तो एरण में बरहाई मंदिर किसका मंदिर है, तो क्वेश्चन बन जाएगा कि एरण मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर है, तो बरहाई मंदिर है। किसका है बरहाई मंदिर, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो विष्णु भगवान की वहाँ प्रतिमा है, इसलिए प्रसिद्ध है। फिर आगे क्या है,
आगे कह रहा है कि यह शानदार मूर्ति विष्णु के 12 रूप की है। जो मूर्ति है एरण में, जो मूर्ति है वो विष्णु के 12 रूप की है। तो 12 मंदिर कहाँ है? एरण मध्य प्रदेश में, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, फिर जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने 12 रूप धारण किए थे, जहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। और देखो यहाँ से भी क्वेश्चन देखो घुमाएगा, तो क्या घुमाएगा कि पृथ्वी को स्त्री रूप में दर्शाया गया है, वो मंदिर कहाँ है? तो वो एरण मध्य प्रदेश में है। तो और किस प्रतिमा में है? तो 12 विष्णु के अवतार में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु के 12 रूप को धारण किया, पृथ्वी को इसमें स्त्री रूप में दर्शाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब भक्ति क्या है? भक्ति यात्रा पढ़ी थी, अब हम भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति क्या है? भक्ति भज शब्द से बना है। जो भक्ति है वो किस शब्द से बना है? भज शब्द से बना है। भज का मतलब होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतर्गत संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्तों के साथ बांटता है। भगवत का एक अर्थ क्या है? एक अर्थ यह है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को किसके साथ बांटता है? भक्तों के साथ बांटता है। यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भग का हिस्सेदार होते हैं। जो भक्त और या भागवत होते हैं वो अपनी देवी देवताओं के भग के हिस्सेदार होते हैं। इसीलिए भक्ति शब्द भज से निकला है और भज का अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता है। जो भक्त ने लिखी है, क्या कविता है? पढ़ेंगे। ठीक है, अधिकांश भक्ति साहित्य में हमें यही बताते हैं कि धन ऐश्वर्य एक ऊंचे पद के जरिए हमें ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। यानी कि धन ऐश्वर्य से नहीं होगा, मन से याद करने से भगवान मिलेंगे। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई कविता। कौन थे? अप्पार स्वामी। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। कब? 1400 साल पहले। अप्पार एक बेल्लाल था। अप्पार कौन थे? अप्पार बेल्लाल थे। उन्होंने क्या लिखा? नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोरकर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हो जाते हैं। यानी कि ये क्या कर रहे हैं? ये भेदभाव नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर ये लोग भी पूजा करते हैं तो मैं इन्हें भी अपने भगवान के समान ही मानूंगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। तो हम अध्याय 11 में मंदिर के बारे में क्वेश्चन लेसन पढ़ेंगे और मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, उसे भी बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भक्ति की परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। तो आगे भी यानी कि चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला भी हमें पढ़नी होगी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो इसके आगे आने जो चैप्टर है वो इनके बारे में है, वहाँ हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ते हैं हिंदू। हिंदू क्या थे? ठीक है, हिंदू के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला। जो हिंदू है, जैसे इंडिया शब्द सिंधु और इंडस से निकला था, इसी तरह हिंदू शब्द भी सिंधु और इंडस से ही निकला है। ठीक है, यह शब्द अरबों ईरानियों द्वारा लोगों के लिए उपयोग किया जाता था। सिंधु नदी के पूर्व में जो रहते थे उनके लिए उपयोग किया जाता था। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं को से क्या करता है? प्रयुक्त होता है। तो क्या है? हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह, यानी कि हिंदू शब्द भी किससे निकला है? सिंधु और इंडस से निकला है। और इंडिया शब्द भी सिंधु और इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो कहाँ रहते थे? सिंधु नदी के पूरब में रहते थे। उनके लिए उन्होंने क्या यूज किया था? हिंदू शब्द यूज किया था। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए उपयुक्त हो गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, पर हम पढ़ लेंगे क्योंकि हमें तो सारा पढ़ना है, हमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। अब अन्यंत यानी कि अन्य चीज़ें क्या हैं? एक एक्स्ट्रा जानकारी जो हर चैप्टर में हमें मिलती है और वहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, अन्यंत यानी कि अन्य चीज़ें क्या है?
करीब 2000 साल पहले, कितने साल पहले की बात है, 2000 साल पहले पश्चिम एशिया ईसाई धर्म का उदय हुआ। ध्यान से सुनना, कितने साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय कितने साल पहले हुआ, 2000 साल पहले। ईसा मसीह का जन्म बेथल यानी कि बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, बेथलेहम में हुआ था। और जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कहाँ का हिस्सा था उस समय, रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह व्यक्ति दूसरों को से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। यानी कि दूसरों से अगर प्यार और विश्वास की आप उम्मीद रखते हो तो उसी तरह आपको भी बनना पड़ेगा। ये चीज़ें आपकी ईसा मसीह ने क्या की, कहीं। आगे बढ़ेंगे। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। तो ईसा मसीह के उपदेश किस में लिखे गए हैं, बाइबल में लिखे गए हैं। इसका एक अंश दिया गया है। तो एक अंश क्या है, धन्य है जो लोग धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से क्या है, पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। कहाँ कहाँ फैल गए, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप पश्चिम घाट पर पहले ईसा मसीह धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया आए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि ईसा मसीह के जो उपदेश थे वो पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गए। और ईसा मसीह के 100 साल यानी कि मृत्यु के 100 साल के अंदर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसा मसीह धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया आए थे। तो धर्म प्रचारक पहले कहाँ आए थे, पश्चिमी एशिया में आए थे। आगे बढ़ेंगे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। तो कहाँ के, केरल के ईसाइयों को क्या कहा जाता है, सीरिया ईसाई कहा जाता है। और वे पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने एशिया है। तो ईसाई धर्म की जो प्रसार था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार था, वो कहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले तो वो केरल से शुरू माना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हमारा लास्ट यानी कि चैप्टर एंड होने वाला है, तो हम इम्पोर्टेंट क्या, उपयोगी शब्द यानी कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने व्यापारियों के बारे में जाना। मोवेंदार कौन होते थे, 3 मुखिया। मोवेंदार का अर्थ क्या होता है, 3 मुखिया। किन किन चीज़ों इनके बारे में कहाँ से पता चलता है, संगम कविताओं से पता चलता है। और मोवेंदार में जो 3 मुखिया है वो किन्हें डिनोट है, किसके लिए हैं, तो वो चेर, चोल और पांडे के लिए। और रास्ता या मार्ग के बारे में, रेशम मार्ग के बारे में पढ़ा। रेशम मार्ग कहाँ था, 7000 साल पहले चीन में प्रसिद्ध था और उन्होंने क्या करा था, गुप्त रखा था। ठीक है, और रेशम मार्ग पर किसका कंट्रोल था, तो कुषाणों का कंट्रोल था। कुषाणों का प्रसिद्ध राजा कौन था, कनिष्क ने क्या किया था, कनिष्क के ही समय पर महायान, बोधिसत्व और एक चीज़ कौन सी सभा, एक समिति लगाई जाती थी जिसमें क्या होता था, विचार विमर्श किए जाते थे। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ी। महायान, बोधिसत्व कौन थे, थेरवाद कहाँ फैला था, और तीर्थयात्री और भक्ति, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से जाना। अब इम्पोर्टेंट डेट्स और देख लेते हैं, फिर आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये डेट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हर चैप्टर की डेट्स आप क्या करो, एक पेज में नोट डाउन कर लो, जिससे आपको रिकॉल करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, रेशम मार्ग बनाने की कला 7000 साल पहले। चोर चेल पांडे का राज्य 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क 1900 साल पहले। फाशियान भारत 1600 साल पहले। सोन त्सांग की भारत यात्रा और अपार शिव की स्तुति की रचना 1400 साल पहले। और कौन 50 साल बाद लगभग कौन आया था, बताइए, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। फाशियान था, सोन त्सांग और कौन सा, सोन त्सांग और इत्सिंग 50 साल बाद आया था। और हमने किसके बारे में पढ़ा था, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़ा था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन थे, सातवाहन थे। सातवाहन कहाँ के स्वामी कहलाते थे, दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। और वो सातवाहनों का वंश कैसा था, मात्र सत्तात्मक वंश था। और जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, उनके माता यानी कि गौतमी बालश्री माता के द्वारा दान किए गए अभिलेख से हमें जानकारी मिलती। तो ये था हमारा छोटा सा रिकेप। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आपको मैंने बताया था क्या करना है, तो आपको देखो हिंदी,
इंग्लिश और हिंदी का डेली पैराग्राफ आपको एक सॉल्व करना है। पैराग्राफ ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि ये 2 पैराग्राफ आपको 30 नंबर दिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद CDP तो पढ़ ही रहे हो, हिंदी और इंग्लिश की CDP मैंने बताई थी कहाँ से कौन चीज़ें पढ़नी है। ऐसी इसी रणनीति से आप पढ़ते रहिएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, 100% होगा। और आपका एक मैसेज होगा, मेरे कमेंट में एक मैसेज होगा कि मैम आपकी स्ट्रेटजी काम आई और मुझे क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन उस चीज़ में, यानी कि मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया। मैं यही दुआ करूंगी भोलेनाथ से कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन नहीं, आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए, फिर आपका जो भी तैयारी करो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सो ये क्लास लंबी हो गई है, जो क्लास छोटी होगी उसमें मैं हर बताऊंगी कैसे सीटेट के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी है इस समय, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।